बंगाल के पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को मैंने डीपली स्टडी किया और पाया कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा का जीतना लगभग असंभव है अगर वह पिछली बार की 3 गलतियों से नहीं सीखती है। उनकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम बात करेंगे उन सभी कारकों पर जो चुनाव से पूर्व भूमिका बना रहे हैं, उन मुद्दों पर जो भाजपा उठाना पसंद करेगी तथा जो ममता के लिए फायदेमंद होंगे, परिस्थितियाँ जो दोनों दल क्रिएट करना चाहेंगे, वहाँ की विधानसभा का स्ट्रक्चर, हर इलाके के बारे में कहाँ कौन सा दल मजबूत है, और ये सब मैंने जाना है पिछले 7 विधानसभा चुनावों का अध्ययन करके। तो चर्चा करते हैं चुनावी वादों के बारे में तथा बंगाल चुनाव का इतिहास कैसा रहा है तथा लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं, दोनों दलों के प्रमुख नेता कौन हैं तथा किस दल की ओर से कौन से नेता होंगे जो प्रमुख भूमिका में रहेंगे। साथ ही जानेंगे कि पूरे देश में दौड़ता हुआ भाजपा का चुनावी रथ क्यों बंगाल में रुक जाता है। वह ममता की वे कौन सी चालाकियां हैं जिनकी वजह से वह हर बार राजनीति के खेल में भाजपा को पराजित कर देती है। इस वीडियो में आपको बंगाल चुनाव का प्रीव्यू मिल जाएगा तथा आप ऊपरी तौर पर हर फैक्टर को जान जाएंगे जो चुनाव में प्रभाव डालते हैं। राम राम। सबसे पहले तो जान ले कि चुनावी प्रक्रिया पूरी कर नई सरकार का गठन 7 मई 2026 से पहले पूरा करना है, क्योंकि उस दिन अभी चल रही विधानसभा का समय समाप्त हो जाएगा। अभी की विधानसभा जिसके लिए चुनाव 2021 में हुआ था, उसमें टीएमसी ने 294 में से 215 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। ये ममता या बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था। इससे पहले ममता ने ही 2016 में 211 सीटें जीतकर ये रिकॉर्ड बनाया था, पर 2021 में चुनाव की इस जीत से ज्यादा सीपीएम व कांग्रेस आजादी से 2011 तक लगातार बंगाल के ऊपर शासन करते आई थी, उन दोनों दलों की हार के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह चुनाव भाजपा के सफर जो 6 सीटों से लेकर 77 सीटों तक भाजपा ने तय किया है, उसके लिए याद किया जाता है। और इसी जीत से उत्साहित होकर भाजपा इस बार 2026 में अपनी सरकार बनाने का सपना देख रही है। भाजपा अपनी पिछली बार की गलतियों से कुछ सबक लेकर जरूर आई होगी। पिछली बार की मुख्य गलतियां थी गैर जिम्मेदार चुनाव प्रभारी, गलत टिकटों का वितरण, केवल केंद्र के राजनेताओं पर निर्भरता की वजह से बंगाल वर्सेस भारी का होना, ममता व उनकी राजनीतिक समझ को कमतर आंकना तथा गैर जरूरी तरीके से उन पर सीधे हमले करना, दीदी ओ दीदी जैसे बयान देना, दीदी ओ दीदी। ये भाजपा के लिए 2021 में घातक सिद्ध हुआ था। इन सभी विषयों पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, पर उससे पूर्व हम उन कारकों की चर्चा कर लेते हैं जो खेल से पहले मैदान की तैयारी का हिस्सा है। बंगाल एक बॉर्डर राज्य है तथा इसकी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और यहाँ 294 में से 120 से 130 सीटों पर मुस्लिम बहुत प्रभावी भूमिका में है। 120 सीटों में से 90 सीटें ऐसी हैं जहाँ वो 25 से 30% की परसेंटेज में है। उन 90 सीटों में से भी 60 सीटें ऐसी हैं जो केवल मुस्लिम बहुल हैं। तो अगर हम 294 में से 90 सीटें अलग कर दें जहाँ पे भाजपा का जीतना तो लगभग असंभव ही है, तो अप्रोक्सीमेटली 200 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा चुनाव लड़ सकती है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर जैसे जिले भाजपा के लिए असंभव हैं, जहां लगभग 43 सीटें आती हैं। इसके अलावा नॉर्थ परगना और साउथ परगना, बीरभूमि, नादिया, कोलकाता ये जिले भी ऐसे हैं जिनकी कुछ सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जहां भाजपा जमानत बचा ले तो बड़ी बात है, और जमानत तो तब बच पाएगी जब इन सीटों पर भाजपा का कोई कैंडिडेट होगा जो स्थानीय हो। वहां भाजपा को बीएलए वगैरह तो दूर की बात है, लोकल कैंडिडेट ढूंढने में भी मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा पिछली बार भले ही ममता को खुद की सीट से हार का सामना करना पड़ा हो, पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं बंगाल में जो पिछले 15 साल में ममता का मजबूत किला बन चुके हैं। वहां आज भी टीएमसी काफी मजबूत है, और जब 15 साल के शासन की बात आती है तो दोनों पार्टियां इसे अपने अपने पक्ष में करना चाहेंगी। जहां भाजपा एक तरफ 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहेगी, वह विकास के मुद्दे को उठाएगी और ममता को घेरने की कोशिश करेगी, तो ममता अपने मजबूत कैडर तथा मुस्लिम ध्रुवीकरण तथा हिंदुओं में फूट डालकर अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहेगी।
दोनों दलों की मजबूती व कमजोरी जानने से पहले हम बंगाल में चुनावी इतिहास को संक्षेप में समझ लेते हैं, जिससे हमें बंगाल के वर्तमान को समझने में मदद मिलेगी। मोटी मोटी बात करें तो बंगाल में टीएमसी के 2011 में चुनाव जीतने से पहले मुख्यतः दो पार्टियों सीपीआई और कांग्रेस का ही शासन रहा है। आज़ादी से लेकर 2011 तक, उससे भी पूर्व के इतिहास में जब जाते हैं तो भी बंगाल में कांग्रेस, जो उस समय हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी, कभी सरकार नहीं बना पाई। आज़ादी के समय बंगाल का प्राइम मिनिस्टर सोहरावर्दी था, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे के दिन बंगाल में कत्लेआम मचाया था और कई आमजनों के प्राण ले लिए थे। 1952 में जब पहले चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 238 में से 150 सीटें जीती और विधान चंद्र राय को सीएम बनाया। विपक्ष में सीपीआई के ज्योति बसु आए। 1957 में भी यही स्थिति रही। 1962 में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया और प्रफुल्ल चंद्र सेन को सीएम बनाया, पर विपक्ष के नेता ज्योति बसु बने रहे। 1967 के इलेक्शन में पहली बार कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई और अजय मुखर्जी के नेतृत्व में बंगाल कांग्रेस नाम की पार्टी ने चुनाव लड़ा, जो कांग्रेस से ही निकली थी, और चुनाव में 34 सीटें जीत गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 127 सीटें आई। 280 की विधानसभा में जहां बहुमत के लिए 141 सीटें चाहिए थी, वह बहुमत से पीछे रह गई। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, पर सरकार लेफ्ट के समर्थन से अजय मुखर्जी ने बनाई और अब पहली बार वाम दल पिछले रास्ते से बंगाल की सत्ता में आ गए थे, पर यह सरकार ज्यादा नहीं चल पाई। 1969 में दोबारा इलेक्शन हुए और 80 सीटों के साथ सीपीआई सबसे बड़ी पार्टी बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल 55 सीटें जीत पाई 41% वोट शेयर के बावजूद, और 33 सीटों वाले अजय मुखर्जी फिर से सीएम बन गए। 1971 में दोबारा इलेक्शन हुए। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जमकर हिंसा हुई, वह किसी को भी साफ बहुमत नहीं मिला, तो 1972 में दोबारा चुनाव करवाने पड़े। इस बार कांग्रेस 49% वोट के साथ 216 सीट जीत कर आई और सिद्धार्थ शंकर राय को सीएम बनाया, जो बंगाल में कांग्रेस के लास्ट सीएम थे, और इसके बाद कांग्रेस वापस बंगाल की सत्ता को कभी हासिल नहीं कर पाई। 1977 के पहले वो चुनाव थे जिनमें 178 सीटें जीतकर ज्योति बसु पूर्ण बहुमत के साथ सीएम बने, और यह लेफ्ट की बंगाल में अपनी पहली सरकार थी। ज्योति बसु इससे पहले 1952 से ही विपक्ष के नेता की भूमिका में थे और इसके बाद 2000 तक वे सीएम बने रहे। 1982 में उनके दल ने 174 सीटें जीती, 1987 में 187 सीटें जीती, 1991 में 182 सीटें और 1996 में 153 सीटें जीती, और 2000 तक वो कुर्सी पर बने रहे। 2000 में उन्होंने सीएम के पद से रिजाइन देकर बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बना दिया, जो 2001 के इलेक्शन में चुनाव में गए और फिर से सीएम बन गए। इस चुनाव में ममता भी मैदान में थी, कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ी थी और 66 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई। उन्होंने इस इलेक्शन में 30% वोट लिए। 2006 में फिर सीपीआई ने सरकार बनाई, 176 सीटें ली। ममता केवल 30 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, पर उसके बाद 2011 में ममता ने 12% वोट को बढ़ाकर लगभग 39% वोट पाया और 184 सीटों की बम्पर जीत हासिल की। लेफ्ट के लंबे समय से चले आ रहे शासन का अंत किया। इस चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और लेफ्ट 40 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर चली गई। फिर ममता 2016 में और 21 में क्रमशः 211 और 215 सीटें जीतकर सरकार में बनी रही। 1972 के बाद रिकॉर्ड 48% वोट पाकर सत्ता में बनी हुई है। लेफ्ट आज इर्रिलेवेंट हो चुका है। कांग्रेस का तो पूरे देश में क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब मजा तो चुनाव में यही देखने में आएगा कि भाजपा 148 के जादुई आंकड़े को पार कर पाएगी या ममता फिर एक बार अपनी कुर्सी बचा ले जाएगी। सही तो पता है चुनाव के परिणाम के बाद ही चलेगा, किंतु दोनों दलों के मजबूत व कमजोर पक्षों को जानकर व परिस्थितियों प्लस माहौल का अंदाजा लगाकर हम चुनाव की दिशा और दशा समझ सकते हैं। चुनाव कौन जीत रहा है या
कांटे की टक्कर है। इतनी बारीकी से जानकारी व बंगाल चुनाव के घटनाक्रम को लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो हम पार्टियों की स्ट्रेंथ को जान लेते हैं। फिर हम पार्टियों द्वारा चली जाने वाली चालों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। जीत या हार तो नतीजे तय करते हैं, किंतु खिलाड़ी तो खेल का मजा लेते हैं। और दीदी यानी ममता राजनीति की वो खिलाड़ी हैं जो सीपीआई को व उसके कैडर को हटाकर सत्ता में आई हैं, जिसे एक वक्त पर अजय मान लिया गया था। लेफ्ट पार्टियों का इस देश में कहीं भी इतना लंबा शासन नहीं रहा था जितना वह बंगाल में रहा। हर गली या मोहल्ले में सीपीएम का कार्यकर्ता होता था। उसे आप कार्यकर्ता कहें या गुंडा, ये आपकी श्रद्धा है, पर वो था हर स्थान पर। बंगाल की राजनीति में हिंसा सदैव से ही रही है। आम बंगाली भी कहता है कि बंगाल का चुनाव ब्लडी होता है, तो हमेशा से रक्त रंजित इस चुनाव के खेल में लेफ्ट कभी खून बहाने से पीछे नहीं हटा। उन परिस्थितियों से ममता आती हैं, वे कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत करती हैं। 5 जनवरी 1955 को बंगाल के ब्राह्मण परिवार में जन्मी ममता की राजनीतिक यात्रा बहुत से अनुभवों से भरी तथा लंबी रही है। बहुत से किस्से इससे जुड़े रहे हैं, पर अभी के लिए केवल मुख्य बातें कर लेते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ममता के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1984 के लोकसभा चुनाव जीतकर हुई। उन्होंने जादवपुर से चुनाव लड़कर जीता था, पर वहीं से 1989 में वे हार गई। इसके बाद 1991 में ममता ने अपनी सीट बदल ली और कलकत्ता साउथ को अपनी कर्म भूमि बनाया, जहां से वो 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार सांसद बनती रही और 2011 से तो वो सीएम है ही। दीदी की शिक्षा की बात करें तो वो हिस्ट्री से बीए और एमए का सब्जेक्ट था उनका इस्लामिक हिस्ट्री। जी हाँ, इस्लामिक हिस्ट्री। ममता ने टीएमसी की शुरुआत अपने सहयोगी मुकुल रॉय के साथ मिलकर 1998 में की थी। इसके बाद वो बंगाल में मुख्य विपक्षी ताकत तो बन गई, किंतु सत्ता में आने के लिए उन्हें 2011 तक इंतजार करना पड़ा। 1998 से 2001 के बीच में उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ 2006 में आया, जब नंदीग्राम का आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में टीएमसी के काफी कार्यकर्ता मारे गए। सरकार ने उन पर खुली गोलीबारी कर दी थी। यहाँ से ममता का ग्राफ लगातार ऊपर ही चढ़ता गया। 2009 में लोकसभा इलेक्शन और फिर 2011 के विधानसभा चुनाव में तो वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गई। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में हिंसा बहुत होती है, जो लेफ्ट का मुख्य हथियार था, और वो इस हिंसा के लिए अपने कार्डर का प्रयोग करते थे। लेफ्ट का ये कार्डर विरोधियों को ठिकाने लगाने, हफ्ता लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए या कहीं की जनता तक पहुंचाने का एक जरिया था। सरकार की असल ताकत का प्रयोग या प्रैक्टिस यह कार्डर ही करता था, पर आम लोग उनसे काफी तंग थे। उन्हें ममता में एक आशा की किरण नजर आई, जो सीपीआई के इन गुंडों के विरुद्ध बिना डरे और बहादुरी से लड़ती दिख रही थी। इसलिए जनता ने उन्हें सीएम के रूप में चुना। इसके अलावा वे बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के विरुद्ध भी काफी मुखर थी। उस समय के ममता के भाषण को सुना जाए तो आज की ममता और उस समय की ममता में काफी अंतर नजर आएगा। संसद में भी इसके लिए मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुकी थी। सर, ये लोग हिंदी में समझते हैं, इसी के लिए मैं हिंदी में ही बोलने चाहती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं हिंदी में बोलने चाहती हूँ इसी के लिए, तो आपको ध्यान में कुछ आएगा। सर, मैं जो बोलने चाहती हूँ सर, ऑर्डर प्लीज। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में जो सवाल उठाया है इधर में, मैं उसको बारे में कुछ नहीं बोलने चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ये सब बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके, और मनी पावर, मसल पावर, आज जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आने वाला दिन में। इसके लिए मैं इसको सपोर्ट करने चाहता हूँ। इसलिए बंगालियों ने ममता पर विश्वास किया। ये लड़ाकापन ममता की सबसे बड़ी ताकत बना। सत्ता में आने के बाद ममता ने उसी कार्डर को, जो पहले लेफ्ट का था,
अपने साथ मिला लिया, जो एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन के रूप में सामने आया। एक तरफ तो लड़ाकी ममता और दूसरी तरफ लेफ्ट का कैडर। इस कॉम्बिनेशन ने अन्य पार्टियों को बंगाल से खत्म पराये ही कर दिया। ये ममता की सबसे बड़ी ताकत बना। ये कैडर जो पहले लेफ्ट के लिए काम करता था, वो ममता का लॉयल हो गया। सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन या सरकार से किसी भी तरह का काम करवाना हो, हर कोई टीएमसी के कैडर के आदेश पर काम करता है। और जब इलेक्शन आए तो वोटरों को बूथ पर पहुंचाना, पार्टी के लिए प्रचार करना, एक एक वोटर को मैप करके रखना, कौन सा वोटर पक्ष का है, कौन विपक्ष के लिए वोट कर सकता है, और जो विपक्ष के लिए वोट कर सकता है उसे रोक कर रखना, वोट डालने में उसके लिए असुविधा पैदा करना। ये कार्य अब क्लब के रूप में टीएमसी के कार्यकर्ता करने लगे। बंगाल में एसआईआर हो रहा है, ममता के वोट को पूरी जिम्मेवारी से वहाँ पे एसआईआर में सम्मिलित करवाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा टीएमसी मुस्लिम वोट पर भी काफी निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल में 30 से लेकर 33% तक मुस्लिम वोटरों की संख्या मानी जाती है। और पिछले चुनाव 2021 में भाजपा ने 70% से ज्यादा हिंदू मतों को प्राप्त करके 38% वोट लिए। इस और उसके बावजूद भी वो हार गए थे। इन वोटरों में ऐसा माना जाता है कि बहुत से बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट हैं जो एसआईआर में अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में नहीं चढ़वा पाए। पर इसका फैसला तो 14 फरवरी को होगा। एसआईआर के बारे में भी आगे डिटेल में बात होगी। अभी तो तृणमूल कांग्रेस की ताकत पर बात कर लेते हैं। बंगाल में चुनाव है तो बंगाली भाषा के गर्व की बात तृणमूल के लिए एक अच्छा मुद्दा है। वह बंगाली वर्सेस बाहरी की बात बंगाली इंटेलेक्चुअल समाज, जिसे भद्रलोक भी कहा जाता है, टीएमसी समर्थक है तथा इसको तोड़ पाना भाजपा के लिए समस्या बना हुआ है। ये टीएमसी के कोर वोटर माने जाते हैं। भद्रलोक का कोलकाता के आसपास के जिलों व सीटों पर गहरा प्रभाव है। भद्रलोक में बंगाल के ब्राह्मण के लोग भी शामिल हैं और ऐसा माना जाता है कि जहां ब्राह्मण समाज वोट करता है उसके साथ अन्य जातियां भी वोट करती हैं। और ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण जाति से आती हैं। इस वजह से यहाँ सेंध लगा पाना भाजपा के लिए मुश्किल रहा है। देश के अन्य मुद्दे भी इसे प्रभावित करते हैं। मोदी सरकार की हालिया नीति भी इसे भाजपा की तरफ आने से रोक रही हैं। वो एमपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो या फिर यूजीसी का नोटिफिकेशन, फिर मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर SC/ST एक्ट को और मजबूत करना हो। ममता का बंगाल में सत्ता में होना भी सीधे लाभ की स्थिति है। वे योजनाएं जो भाजपा को अन्य प्रदेशों में जीत दिलाती रही हैं, बंगाल में वो लाभ सत्तारूढ़ दल यानी ममता के पास है। पहले से चली आ रही योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार योजना, कन्याश्री प्रकल्प योजना इसके कुछ उदाहरण हैं। तथा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी समय है, यहाँ भी बिहार की तरह ऐन चुनाव के समय ऐसी कोई स्कीम चालू की जा सकती है। और ममता स्वयं एक महिला है तो वैसे भी ममता के लिए महिलाओं में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है, उसे नकारा नहीं जा सकता। ममता की साफ छवि टीएमसी के लिए एक मजबूत पक्ष है। 21 से जो 40 साल तक जो 10 क्लास पास करेंगे उसको 5 साल तक हम 1,500 रुपया करके मंथली देंगे। जैसे वो लोग नौकरी का भी ढूंढने का कोशिश करें, उनको भी हम जुबो साथी बना के उसको 5 साल तक हम ₹1 देंगे। ये न्यू स्कीम है। इसमें भी 30 लाख यूथ विल बी मोटिवेटेड एंड जनरेट। वे 15 साल से मुख्यमंत्री हैं तथा 1984 से चुनावी राजनीति में हैं, पर अब तक उन पर सीधे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं है। वे केवल चप्पल और साड़ी में रहती हैं और सादा जीवन जीती हैं। इस वजह से उनकी एक साफ सुथरी छवि बनी हुई है और इसका पॉजिटिव प्रभाव जनता पर पड़ना लाजमी है। ममता एक चालाक, जमीन से जुड़ी हुई ऐसी नेता है जो राजनीति के खेल की हर चाल को समझती हैं और अपनी चाल से दूसरों को फंसा भी सकती हैं। टीएमसी के कैडर की कितनी भी नेगेटिव बात करो, पर ये उनकी तारीफ भी है कि उनका फीडबैक बहुत ही अच्छा है। टीएमसी के नेताओं को पता है कि जमीन पर क्या चल रहा है, वे जन भावना को समझते हैं। ममता की मुस्लिम लीडरशिप काफ़ी मजबूत है। बंगाल का मुसलमान अब तक पूरी तरह से टीएमसी के साथ जुड़ा है, ये उसी का परिणाम है। वह बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, तेलंगाना की तरह वहाँ के मुस्लिम दल या ओवैसी की पार्टी के साथ नहीं गया है। इसका क्रेडिट तो ममता को बनता ही है। আমি কিন্তু ইফতারে যাচ্ছি, আপনারা বলছেন আমি তো মুসলিমদের শোষণ করি 100 বার যাবো।
ये गरु उठता है लाठी खाओ। इसका कारण ममता के वो बयान लगा लो जिसमें वो कहती हैं कि मुस्लिम हमारी दुधारू गाय है, वे उसकी लात खाने को तैयार हैं, या CA, NRC व SIR को बंगाल में न लागू होने देने वाले बयान, या फिर TMC के नेता जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे हुमायूं कबीर। ये TMC की पकड़ आमजन में पहुंचाती है। दूसरी तरफ ममता खुद उज्जैन व जगन्नाथपुरी के मंदिरों की रेप्लिका बनवा रही है बंगाल में। देखते हैं इसका चुनाव में कितना असर पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि ये TMC की तारीफ की वीडियो तो नहीं है, किंतु ये ममता का तिलिस्म है जो भाजपा को बंगाल में तोड़ना है। आखिर में IPAC जो ममता के चुनाव का प्रबंधन देखती है, वो दीदी की एक बड़ी ताकत है। ये TMC का चुनाव प्रबंधन देखती है। 2014 में भाजपा का चुनाव प्रबंधन भी इसी कंपनी ने देखा था। ये पार्टी का मीडिया में, सोशल मीडिया में ज़बरदस्त माहौल बना देती है, नैरेटिव तैयार करती है। पार्टी के लिए नारे वगैरह बनाने में ये लाजवाब है। वे स्लोगन जो कैची होते हैं और तुरंत जुबान पर चढ़ जाते हैं। विश्वास कीजिए, ये चुनाव प्रचार में और कैडर के मनोबल में एक सिग्निफिकेंट प्रभाव डालते हैं। चुनाव का रुख तक बदलने की ताकत होती है इन नारों में। और तृणमूल कांग्रेस के लिए तैयार किए गए नारे जैसे खेला ओबे, माँ माटी मानुस, जोए बंगाल, जीतियो करो हमला, अबर जीतो बंगला पॉपुलर नारे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चुनावों में TMC का मनी मैनेजमेंट भी यही देखती है। ED ने जब IPAC के ऑफिस पर रेड की थी तो ममता जो बंगाल की CM है ने वहां आकर ED के अफसरों को ही अंदर रोक लिया था। ये TMC के लिए IPAC का महत्व दर्शाता है। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details.